हेलो तो दोस्तों, मैं अमृत सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग राजभाषा के 101 से लेके 120 तक यानी 20 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट देखेंगे, जो कि आप लोग को भी सामने आने वाले हैं। इसमें मैंने बहुत बढ़िया से बताया हूं और याद करने के लिए भी समझाया हूं कि कैसे आपको याद भी हो जाए। और मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा कि आप लोग भी इसका जो भी उत्तर आप लोग को आए तो वो दे सके। और प्लीज़ अगर मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो ये इंसाह अल्लाह खां का। रानी केतकी किसकी कहानी है? तो इंसाह अल्लाह खां का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रा किस लेखक की कृति है? चित्रा किस लेखक की कृति है? आप लोग बताइए कि चित्रा किस लेखक की कृति है। तो यह है भगवती चरण वर्मा का। भगवती चरण वर्मा का चित्रा जैसे याद रहे, चित्रलेखा। उसी प्रकार यहाँ देखिए चरण, चित्रलेखा चरण। ऐसे थोड़ा सा समझ जाइएगा। चित्रलेखा चरण, चित्रलेखा किस लेखक की कृति है? तो भगवती चरण वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटक अंधेरी नगरी किसके द्वारा लिखा गया है? नाटक अंधेरी नगरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। अंधेरी नगरी कौन लिखा है? भरतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंधेरी नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी किस नाटककार का एक रचना है? ध्रुव स्वामिनी, आप लोग बताइए ध्रुव स्वामिनी किस नाटककार की रचना है? तो ये है जयशंकर प्रसाद की। आप लोग याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहानी उसने कहा था किसने लिखी है? कहानी उसने कहा था किसने लिखी है? बताइए आप लोग। कहानी उसने कहा था, ये कौन लिखे हैं? तो ये लिखे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। कहानी उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहानी उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। कफन की रचनाकार कौन है? आप लोग बताइए कफन की रचनाकार कौन है? आप लोग तो समझ गए होंगे कि कफन जब बोले तो प्रेमचंद्र की ही होगा। प्रेमचंद्र की है कफन, जो है प्रेमचंद्र की है रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से ज्ञ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संघ शासित प्रदेश कौन सा है जिसे वर्ष 2019 में शामिल किया गया है? 2019 में शामिल किया गया है, ये कौन सा है बताइए आप लोग? वो है जम्मू कश्मीर। ग क्षेत्र में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन बना हुआ है, याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ग क्षेत्र जम्मू कश्मीर को इस क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जम्मू कश्मीर कौन हिंदी भाषा के किस क्षेत्र में आते हैं? तो ग क्षेत्र में आते हैं, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन राज्यों में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? बताइए आप लोग कि द्वितीय राजभाषा किस में क्या, कौन सी राज्य में किया गया है? 8 नंबर क्वेश्चन है। तो ये आंध्र प्रदेश और बिहार, इसकी द्वितीय भाषा जो है उर्दू है। पूरा भारतवर्ष में 2 ही ऐसा राज्य है।
जो कि उर्दू को द्वितीय भाषा माना गया है। पहला भाषा तो जैसे बिहार की पहली भाषा हिंदी है और आंध्र प्रदेश की पहली भाषा तेलुगु है, लेकिन द्वितीय भाषा उर्दू है। बिहार की भी पहली भाषा हिंदी है, लेकिन द्वितीय भाषा उर्दू है। तो याद रखिएगा आप लोग, द्वितीय भाषा बिहार में दो ही है, आंध्र प्रदेश और बिहार में दो ही राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन। 109 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, हिंदी सलाहकार समिति किस मंत्रालय में गठित की जाती है? हिंदी सलाहकार समिति किस मंत्रालय में गठित की जाती है? हिंदी सलाहकार समिति का गठन कौन सा मंत्रालय करते हैं, ऐसा समझिए। हिंदी सलाहकार समिति का गठन कौन सी मंत्रालय करते हैं? अपने से भी थोड़ा क्वेश्चन बनाइए, जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा पढ़ना जरूरी नहीं है, थोड़ा अपने से भी स्टाइलिश करके पढ़िए। तो सभी मंत्रालय में, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सभी मंत्रालय में गठित की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र हिंदी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केंद्र हिंदी समिति में 41 सदस्य होते हैं। इसमें तो पूरे में हम लगा देते हैं। केंद्र हिंदी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? केंद्र हिंदी समिति में 41 सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? सबको मालूम है, डोगरी भाषा जो है जम्मू कश्मीर में बोले जाते हैं। असम में असमिया बोली जाती है। बिहार में हिंदी भोजपुरी बोले जाते हैं, मैथिली भी बोलते हैं और छिका छिकी भी बोलते हैं, बहुत सारे बोले जाते हैं। लेकिन मेन बिहार की भाषा जो है हिंदी है, असम का असमिया है, महाराष्ट्र का मराठी है, ऐसा है। तो डोगरी भाषा जो है जम्मू कश्मीर के है। अब देखिए आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का तेलुगु है, कर्नाटक का कन्नड़ है और केरल का मलयालम है। तो इसी प्रकार से राज्य का भाषा भी आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में 80% कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उस कार्यालय को किस नियम के तहत राज्य पत्र अधिसूचित किया जाता है? देखिए, कहता है कि कोई भी ऑफिस है समझिए, अगर वहाँ का सभी कर्मचारी 80% अगर हिंदी में काम करने लगते हैं ना, तो उनको राजपत्र अधिसूचित किया जाता है। अगर सभी कर्मचारी 80% काम कार्यालय में हिंदी में करने लगते हैं तो उस ऑफिस को जो है राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। तो ये इसमें पूछे गए हैं कि किस नियम के तहत, तो हम लोग नियम बताना है कि किस नियम के तहत किया जाता है। तो नियम संख्या 10(4) में, बस नियम संख्या 10(4) में राजपत्रित में अधिसूचित करने के लिए नियम संख्या 10 होना चाहिए अगर 80% काम उस कार्यालय में हिंदी में हुए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय हिंदी अनुवाद ब्यूरो का गठन कब हुआ था? केंद्रीय हिंदी अनुवाद ब्यूरो का गठन कब हुआ था? तो ये गठन हुआ था 1 मार्च 1971 ईस्वी में। किसका ब्यूरो का गठन? केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। थोड़ा सा याद रख लीजिए ना, खाली ब्यूरो। ब्यूरो तो और चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग राजभाषा का बात कर रहे हैं, ब्यूरो वाला तो 1971 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि सभी नाम पट, सूचना पट, शीर्ष पट, लिफाफे पर उत्कीर्ण लेख एवं लेखन सामग्री अन्य मध्य हिंदी और अंग्रेजी में ही हो, इसका उल्लेख नियम संख्या कितना में किया गया है? आप कुछ भी मतलब से लिखते हैं, चाहे आप नाम पट लिखिए, सूचना पट लिखिए। देखिए क्या क्या बोला गया है, या तो नाम हो, या तो सूचना पट हो, लिफाफे हो, पत्र शीर्ष हो, ये सब हिंदी और अंग्रेजी में ही हो। तो नियम संख्या कितने में ऐसा कहा गया है कि
नियम संख्या कितने में है, आप लोग बताइए इनका उत्तर कितना होगा। तो नियम संख्या 11(3) में ऐसा कहा गया है, 11(3) में। अभी हम पढ़े थे 10(4), वो 80% कर्मचारी अगर ऑफिस में काम करते हैं तो तब उसको राज पत्र में अधिसूचित किया जाता है, तब उसमें नियम संख्या 10(4) लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 11(3) नियम क्या बताता है कि कोई भी, चाहे सभी का नाम लिखिए, कोई भी पत्र लिखिए, सूचना पत्र लिखिए, पत्र का शीर्ष लिखिए, समझे ना। तो वो नियम संख्या इंग्लिश, हिंदी या अंग्रेजी में ही होना चाहिए। तो नियम संख्या 11(3) ऐसे कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं केंद्र सरकार द्वारा हिंदी के विकास के लिए राजभाषा नियम कब बना था। हिंदी विकास के लिए राजभाषा नियम कब बना था। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1976 में यह नियम बना था भाई, हिंदी विकास के लिए राजभाषा नियम। तो ऐसा याद रखिए, राजभाषा नियम कब बना था। राजभाषा जब नियम बना तो नियम का काम यही सब है ना, कि हिंदी को बढ़ावा देना, इसके विकास करना। तो पूरा क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है तो राजभाषा नियम कब बना, तो 10/7/1976 में बना था, ऐसा याद रखिएगा। पूरा डेट, मंथ और ईस्वी के साथ ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसे पूछते हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मचारी कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है, यह किस नियम के अंतर्गत आते हैं। देखिए हिंदी नियम संख्या 7(1) में कहता है कि कोई भी कर्मचारी कोई भी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। ये किस नियम के अंतर्गत आता है, तो नियम संख्या 7(1). अगर कोई कर्मचारी को अंग्रेजी नहीं आता है तो वह अपना अपील या अभ्यावेदन जो है हिंदी में कर सकते हैं। अगर जिसको हिंदी नहीं आता तो वो अंग्रेजी में कर सकते हैं। ऑफिस वाले आपको वो स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ नियम संख्या 7(a) में है। अगर वो अस्वीकार करते हैं तो उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं है। हिंदी तो ये है, मराठी भी है ये, लेकिन गुजराती नहीं है, तो गुजराती इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा, देखिए हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। इसको ये यहाँ से किसने प्रस्तुत किया था, तो देखिए किसने प्रस्तुत किया था, बताइए आप लोग। ये किया था गोपाल स्वामी अयंगर ने। कितना बड़ा काम किया है इन्होंने, बताइए। गोपाल स्वामी अयंगर ने, इसलिए इसको विशेष रंग से हम रंगाए, गोपाल स्वामी अयंगर। आके आप लोग को याद रहे। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले गोपाल स्वामी अयंगर साहब जी ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यह अधिकार किसको है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सके। क्वेश्चन समझिए। निम्नलिखित में से यह अधिकार किसको है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सके। तो बताइए आप लोग इसका उत्तर क्या होगा। तो ऐसा राज्यपाल ऐसा कर सकता है, बशर्ते उसे पहले राष्ट्रपति पूर्व अनुमति लेनी होगी। ये राज्यपाल कर सकते हैं, राष्ट्रपति के अनुमति से। पहले राष्ट्रपति से उनको अनुमति लेना पड़ेगा, तभी वो कर सकते हैं। तो याद आप लोग को हो गया होगा।
क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से यह अधिकार किसको है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सके? तो राज्यपाल को ऐसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में होनी चाहिए? ये तो आप सभी को मालूम है कि जनहित याचिका जो है सिर्फ इंग्लिश में लगाए जाते हैं। जनहित याचिका यहाँ से याद कीजिए, जनहित याचिका, बस इतना, जनहित याचिका लगानी चाहिए किस भाषा में? जनहित याचिका सिर्फ इंग्लिश में लगाते हैं। तो दोस्तों आज मैंने 20 क्वेश्चन किए। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए अपलोड करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं 20-20 क्वेश्चन का लेके आ रहा हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं आगे से और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आप लोग को दे सकूं, जो कि एग्ज़ाम में आप लोग को काफ़ी लाभ होगा। धन्यवाद।